नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 18 दिसंबर 2021 और दिन है शनिवार। तो शुरू करते हैं आज का पहला सेक्शन, टुडे इन हिस्ट्री। तो आज का जो पहला इम्पोर्टेंट जो इतिहास है वो है कि आज ही के दिन समुद्री खोजी नाविक तस्मान, जिसका नाम तास्मान था, इसने 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा। उसी के नाम पर न्यूजीलैंड के समीपवर्ती समुद्र को तास्मानिया समुद्र भी कहा गया। यानी न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तास्मान नाम का एक नाविक था। जैसे भारत की खोज पश्चिम वाले बोलते हैं कि भारत का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने। हालांकि भारत उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना चाहिए कि भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया, क्योंकि भारत हम लोग पहले से ही जानते थे कि भारत है। ये पश्चिम वालों को पढ़ना चाहिए कि भारत का खोज जो है किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से ट्रेड करना था। उसी तरह से न्यूजीलैंड का खोज किसने किया? तास्मान ने। और उसी के नाम पे ये जो सी देख रहे हैं आप मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में इसको तास्मान सी नाम दिया गया। इसी के नाम पर एक द्वीप का नाम भी यहाँ टास्मानिया है। अब न्यूजीलैंड की बात है तो इसका नाम न्यूजीलैंड इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो कंट्री है, ये जो भूभाग देख रहे हैं, इस पे मानव जाति सबसे हाल में आकर के बसा है। इसीलिए इसका नाम जो है न्यूजीलैंड रखा गया है। न्यूजीलैंड का एक जो जनजाति है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है माओरी जनजाति। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है और वहाँ की अभी प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्नर्ड हैं। न्यूजीलैंड देखिए एक छोटा सा देश है लेकिन काफ़ी समृद्ध कंट्री है। यहाँ का डेयरी उद्योग जो है काफ़ी विकसित है और यहाँ के लोग जो है काफ़ी समृद्ध है। क्रिकेट में भी न्यूजीलैंड का काफ़ी नाम है। तो जो नेक्स्ट है वो ये है कि राजधानी दिल्ली में 1960 में आज ही के दिन यानी 18 दिसंबर 1960 को ही राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। अगला है आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ जो वर्ड आया है एक प्रवासन, जिसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, और एक होता है रिफ्यूजी, जिसको शरणार्थी कहते हैं। तो इस दोनों में माइनर डिफरेंस है और इस डिफरेंस को समझना अनिवार्य है। प्रवासन का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरे जगह उस कारणवश जा रहे हैं जिसमें कि प्रोसिक्यूशन शामिल नहीं हो, यानी जहां आप अभी रह रहे हैं वहां आपको किसी तरह की प्रताड़ना नहीं किया जा रहा हो, वहां के सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, तो इसको कहा जाता है माइग्रेशन। जैसे भारत के लोग, बहुत सारे लोग अमेरिका में जा कर के बस गए हैं, खास करके जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे पंजाब के जो एरिया है वहाँ से लोग जाकर के कनाडा में बस गए हैं। तो इसको बोलेंगे माइग्रेट करना। ये यहाँ से क्या करेंगे? माइग्रेट अदर देन परसिक्यूशन। और रिफ्यूजी क्या होता है? अगर आप फोर्स्ड माइग्रेशन है। अगला है भारत में आज ही के दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है यानी माइनॉरिटी राइट्स डे। अल्पसंख्यक यहाँ कहने का मतलब माइनॉरिटी, तो इसको बोलते हैं मेनली, ये जो है भारत का संविधान में जो चर्चा है वो रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में चर्चा है, यानी धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है। भारत में हिंदू को छोड़ करके जितने भी धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इवन उस क्षेत्र या उस राज्य में भी जहाँ की उनकी संख्या ज़्यादा है हिंदू के बजाय। तो जितने भी यानी मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, सारे क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटी। इनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 29 में अधिकार देता है। सरकार की जिम्मेवारी है ये कि सरकार जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके हितों का संरक्षण करेगी। तो ये आज हुआ आज का हिस्ट्री सेक्शन। पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर सेक्शन में। तो आज का पहला करंट अफेयर है, रिसेंटली ग्वादर पोर्ट is in news because of protest by the local people in which country it is located। यानी हाल ही में ग्वादर बंदरगाह जो है चर्चा में था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग जो है ग्वादर बंदरगाह का जो
बनाया जा रहा है, विकास हो रहा है, उसके विरोध में उसका विरोध कर रहे हैं। बताना आपको ये है कि ये किस देश से संबंधित है, या ग्वादर पोर्ट किस देश में स्थित है, ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये ग्वादर पोर्ट। और ये पोर्ट जो है चाइना के सहयोग से बनाया जा रहा है। CPEC नाम सुने होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI कहते हैं, या फिर चाइना का ओल्ड सिल्क रोड का निर्माण करने जा रहा है। फिर सिल्क रोड का जो चाइना का एंशियंट टाइम में कॉन्सेप्ट था, उसी को फिर से रिवाइव कर रहा है। इसी सिल्क रोड का पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा है ये ग्वादर बंदरगाह। अब ये बलूचिस्तान प्रांत में हर चूंकि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ ज़्यादा हो रहा है, और चाइना की पॉलिसी ही ये रहती है कि पहले वहाँ जाकर के कहीं भी ये काम करता है और कर्जा देता है, और उसके बाद जब आप नहीं कर्जा चुकाते हैं तो ये वहाँ का जो संपत्ति है आपका, उसको ओवरटेक कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है। बाद में आपको अपने ही देश में उस जगह जाने के लिए पैसा देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ये विरोध हो रहा है। अब ईरान है, तो ईरान के बारे में, भारत जो है ईरान में एक पोर्ट बना रहा है जिसका नाम है चाबहर। बना नहीं रहा है जबकि बल्कि ये बनकर तैयार हो गया है, ऑपरेशनल कंडीशन में अभी आना बाकी है। चूंकि ये चाबहर पोर्ट तो बन गया है, लेकिन ये चाबहर पोर्ट जो है यहाँ से ईरान से ये अफगानिस्तान होते हुए जो है यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। ये भारत का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया गया है। अगर आप मैप में देखें, ये हुआ भारत, ये देखिए ये अरेबियन सी है, और ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के साथ अच्छा जो है संबंध रहता नहीं है कभी। तो भारत जो है अफगानिस्तान से डायरेक्ट जो है व्यापार नहीं कर पाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सबों से रिश्ता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है। तो सरकार ने क्या सोचा कि ये जो देख रहे हैं ये ओमान की खाड़ी है, ये ओमान कंट्री है, और ओमान की खाड़ी में यहीं पे एक पोर्ट बना रही है जिसका नाम चाबहर पोर्ट है। और इस चाबहर पोर्ट बनाने के बाद यहाँ से रेल और सड़क मार्ग के द्वारा कनेक्टिविटी स्टेब्लिश किया जाएगा पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ये रसिया तक जाएगा। तो इसीलिए भारत का ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। नाम याद रखिए चाबहर। म्यांमार में जो है भारत के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है सितवे। इसको भी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सितवे पोर्ट बनाया जा रहा है कहाँ? म्यांमार में, भारत के द्वारा, ताकि जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मैप में देखिए तो ये साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं जैसे लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सबों से डायरेक्ट कनेक्शन क्या किया जाए? इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि ये जो भारत का जो डिपेंडेंसी है, ये कोलकाता के बाद जो है असम से नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है एक ही कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पे फुल डिपेंडेंसी स्ट्रेटजिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने इसका एक अल्टरनेटिव निकाला है। इससे क्या होगा कि कोलकाता का जो पोर्ट है, इससे होते हुए म्यांमार, और म्यांमार से जो साउथ ईस्ट और इवन नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए सितवे पोर्ट जो है इम्पोर्टेंट है। अगला है श्रीलंका। तो श्रीलंका में भारत जो है WCT वेस्ट कंटेनर टर्मिनल नाम का पोर्ट बनाया जा रहा है। ये जो है अदानी ग्रुप को दिया गया है भारत सरकार के तरफ से टेंडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि टाइफून राई, ये भी एक टाइफून आ रहा है, इसका नाम है राई। तो टाइफून राई कॉज्ड हैवॉक इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? टाइफून राई ने निम्नलिखित में से किस देश में भारी तबाही मचाई है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, USA या इंडिया? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस देखिए एक द्वीप समूह है। अगर मैप में देखें तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए ये रहा फिलीपींस। अगर इसको थोड़ा जूम इन करें तो ये पैसिफिक ओशन में है। इसके अलावा ये साउथ चाइना सी, जिसको दक्षिण चीन सागर कहते हैं, और ये
जापान ऊपर में हो गया, और इसके बगल में जो है ये इंडोनेशिया है, और ये पापुआ न्यू गिनी। तो फिलीपींस, पापुआ, ये सब क्या है, आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ का जो करेंसी है वो पेसो है, और यहाँ के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेत हैं। फिलीपींस में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियाई विकास बैंक है, उसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में ही है। यहाँ ही अभी ये तूफान राई आया है, जिसको लोकल भाषा में ओडीटे कहा गया है। लोकल भाषा में इसको, इसका जो नाम है वो ODETTE, ओडीटे इसका नाम दिया गया है। इसके कारण से भारी तबाही हुआ है। टाइफून कहा जाता है जो भी उस एरिया में आता है। मैप से ही समझ लीजिए, ये चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, इस इलाके में जितने टाइफून आते हैं, साइक्लोन्स, उसको टाइफून कहा जाता है। जैसे भारत में जो आता है साइक्लोन, उसको साइक्लोन ही कहा जाता है, और चीन की तरफ जो आता है वो इसको टाइफून कहा जाता है। यही साइक्लोन जब अमेरिका में आता है, यूएसए में, तो इसको हरिकेन कहा जाता है। और यही साइक्लोन जब आप मैप में यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो इसको विली विली कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको अलग अलग नाम दिया गया है, और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था जवाद। ये कहाँ आया था, जो है बे ऑफ बंगाल में आया था, उड़ीसा के कोस्ट से टकराया था। सबसे ज़्यादा क्षति उड़ीसा में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली RTBF वाज इन न्यूज़, व्हाट इज इट। हाल ही में RTBF न्यूज़ में था, ये क्या है। ये ए बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी लोकसभा में लाया गया एक बिल है, विधेयक है, या फिर एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन, यानी डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित एक अवधारणा है, या फिर प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, या फिर जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, उसी से संबंधित एक प्रोविजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राइट टू प्रोविजन से संबंधित एक, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित एक प्रोविजन है RTBF। RTBF का जो फुल फॉर्म है वो राइट टू बी फॉरगोटेन। ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया, और वो क्राइम करने के बाद क्या होता है, उसका न्यूज़ जो है ऑनलाइन वेब पोर्टल जितने हैं सारे जगह आ जाते हैं। अब ये आदमी जब जो क्राइम किया और उस क्राइम का सज़ा इसको मिल गया, और ये जब जेल से रिहा हो गया, फिर भी इसके बारे में क्या होता है, वो न्यूज़ परमानेंटली उस वेब पोर्टल पे उपलब्ध है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उपलब्ध है। तो इस व्यक्ति को जो कि उस क्राइम के लिए सज़ा काट के आया है, भले ही वो सज़ा जो है माइनर हो, फिर भी इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली अवेलेबल है। तो वही राइट टू प्राइवेसी के अंदर RTBF को इंक्लूड किया गया है कि अगर वो व्यक्ति सज़ा काट लिया है तो आप उससे संबंधित जो न्यूज़ है उसको हटा दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको अब वो उपलब्ध नहीं होना चाहिए। यही है राइट टू बी फॉरगॉटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय EAC to the PM on a state of fundamental literacy and numeracy in India, which state has topped the list। यानी भारत में स्टेट ऑफ फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर EAC द्वारा PM को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, केरला या मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो वेस्ट बंगाल। अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, ये कहता है कि 10 साल से कम, देखिए फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक। अगर बीज जितना तगड़ा होगा, जितना महत्वपूर्ण होगा, अच्छा होगा, उसका फसल उतना ही बेहतर होगा। तो बच्चा का जो फॉर्मेटिव पीरियड होता है ये विद इन 10 ईयर होता है। इस समय इनका जो है बच्चों का जो जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुयामी विकास होना चाहिए, ताकि वो आगे जा कर के ज़्यादा विकास कर सकें।
तो इसी पे है कि किस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट, यानी अलग अलग स्टेट्स में क्या है लिटरेसी, कि कितने ड्रॉप आउट होते हैं, कितने इनरोल होते हैं, उनका हेल्थ पे कितना ध्यान होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसी बेसिस पे ये जो है डाटा रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? EAC यानी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू PM, यानी प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, उसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसके जो मुखिया हैं, EAC के जो हेड हैं अभी वो विवेक देबरॉय हैं, ये भी याद रखिए, विवेक देबरॉय, इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट अभी रिलीज किया गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेट जो है टॉप पर है, तो वो केरला। अब इसमें सारे स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में कौन कौन है? तो पहला नॉर्थ ईस्ट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज को अलग ही एक स्पेशल दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज, और इसके अलावे जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उसमें से बिग स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। बिग स्टेट्स जैसे देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे क्या हैं? बिग स्टेट। स्मॉल स्टेट्स जैसे गोवा, सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश तो खैर नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में चला जाएगा। ऊपर में देखिए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्या हो गया? स्मॉल स्टेट में। और यूनियन टेरिटरीज तो आप जान ही रहे हैं। तो जो बिग वाले कैटेगरी है, यानी बड़े राज्यों का जो श्रेणी है, उसमें टॉप किया है कौन? वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है कौन? लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है लक्षद्वीप, और स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है केरला, और नॉर्थ ईस्ट में टॉप किया है कौन? तो मिजोरम। तो इस क्वेश्चन से इतना। हाँ, केरला अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, उसमें भी ये पहला स्थान हासिल किया है। और बिहार जो है इस बार भी ये FLN यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में बॉटम पे है, यानी सबसे बड़े राज्यों में सबसे नीचे वाला कैटेगरी में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लिविंग रोबोट दैट कैन रिप्रोड्यूस? सबसे पहले जीवित रोबोट का नाम क्या है जो प्रजनन कर सकता है? देखिए अभी वैज्ञानिकों ने एक ज़बरदस्त माइलस्टोन हासिल किया है रोबोटिक्स में। इसके तहत आप मूविंग रोबोट तो जो है जान ही रहे थे, लिविंग रोबोट, और ये भी क्या कर सकता है कि रिप्रोड्यूस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, यानी अपने ही जैसा और रोबोट का ये उत्सर्जन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। तो ये अपने आप में पहले तरह का है। तो इसका नाम क्या है? जेनोबोट, या फिर जिनोपस लेविस, या फिर यूनिमेट, या सोफिया। तो इसका सही आंसर है जेनोबोट। अब ये जेनोबोट इसका नाम है, तो नाम याद रखिए। और इसका जो विकास किया गया, यानी इसका जो डेवलपमेंट किया गया, स्टेम सेल से डेवलपमेंट किया गया, उस स्टेम सेल का नाम है ये जेनोपस लेविस। ये जो है एक फ्रॉग है, यानी एक मेढक है, इसी के स्टेम सेल से ये जेनोबोट का निर्माण किया गया, जो कि पहला रोबोट है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। यूनिमेट जो है वर्ल्ड का पहला रोबोट था, जिसका कि निर्माण 1954 में किया गया था। इसके अलावा सोफिया जो है विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका मतलब क्या है कि ये जो है यानी आदमी और मशीन के बीच का एक कड़ी इसको कह सकते हैं। और ये सोफिया एक तरह से फुली सिटीजनशिप का स्टेटस इसको मिला है। कहाँ का? सऊदी अरेबिया का। सोफिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोफिया को जो रोबोट है उसको किस स्टेट का सिटीजनशिप प्राप्त है? तो सऊदी अरेबिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो इज डेवलपिंग ए SSLV एंड प्लानिंग टू लॉन्च इट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, व्हाट इज इट? इसरो एक SSLV विकसित कर रहा है और 2022 की पहली तिमाही में इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आपको बताना है ये क्या है। ये एक मानव युक्त मिशन है, या फिर एक लॉन्च व्हीकल है, या फिर एक मिशन टू मून है, या फिर एक इंडिजिनस GPS सिस्टम है, यानी स्वदेशी निर्मित
जीपीएस सिस्टम है। तो इसका सही आंसर है ये एक लॉन्च व्हीकल है। अब लॉन्च व्हीकल क्या होता है, तो जैसा आप जानते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट्स में घूमते हैं, यानी अगर ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, ये चक्कर काटते हैं। ये चक्कर काटना कब शुरू करते हैं, जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाते हैं, यानी जब इन पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगना बंद कर देती है, तब ये जाकर के चक्कर काटने लगते हैं और पृथ्वी पे फिर वापस गिरते नहीं है, अराउंड पृथ्वी के अराउंड घूमते रहते हैं। लेकिन इस सैटेलाइट्स को ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजने के लिए कोई तो व्हीकल चाहिए ना, उसी को कहते हैं हम लोग लॉन्च व्हीकल। SLV भारत के द्वारा जो पहला शुरू किया गया था उसका नाम था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद जो आया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जो सैटेलाइट्स पृथ्वी के पोल, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल के अराउंड घूमते हैं, उनको PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और एक है GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इक्वेटर के अराउंड घूमते हैं, यानी जो विषुवत रेखा के अराउंड घूमते हैं, उसको GSLV से लॉन्च किया जाता है। अब इसमें ये जो डिवीजन है, ये पावर कौन व्हीकल, लॉन्च व्हीकल कितना पावरफुल है और कितना पेलोड को एक साथ भेज सकता है अंतरिक्ष में, उसी बेसिस पे इसका जो है डिवीजन किया गया है। अब ये SSLV क्या है, इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसमें क्या होता था पहले की, जैसा आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि भारत एक बार में 108 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अब इसके लिए क्या है कि आप जितने भी कंट्रीज के हैं, जिनको जिनको ज़रूरत है अपना सैटेलाइट भेजना है, सबको जो है आप सैटेलाइट जमा कीजिए, हम एक बार लॉन्च करेंगे अपना SLV या PSLV या GSLV, और आपके सारे सैटेलाइट्स जो है एक बार में भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले तो एक कॉस्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि एक बार 108 को भेजना है। उसके बाद ये जमा करना भी होता है, किनको ज़रूरत है, सारे जो है टेंडर निकालना ये वो। और इसमें क्या परेशानी ज़्यादा हो रही थी, अगर हमको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, 2 सैटेलाइट भेजना है, तो उसके लिए ज़्यादा जो है इसमें खर्च आ जा रहा था। तो इसीलिए इसरो ने ऐसा व्यवस्था किया कि जो है एक तो सैटेलाइट को भी एक बार भेजा जा सकता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। अब ये इसरो कर रहा है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो के जो अभी मुखिया हैं के सिवान हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, वीरा रानी अवक्का उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी वीरा रानी अवक्का उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये वीरा रानी अवक्का कौन थी, तो ये कर्नाटक के ही एक कोस्टल एरिया की, कोस्टल प्रांत की, यानी तटीय इलाके की महारानी थी ब्रिटिश काल में। ऐसा माना जाता है कि ये पहली महारानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। मध्य प्रदेश में अभी चर्चा में था, कमलापति का नाम सुने होंगे। कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम जो है बदला गया। कमलापति भी कौन थी, तो एक फ्रीडम फाइटर थी, उन्हीं के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। मणिपुर की जो फ्रीडम फाइटर ट्राइबल क्वीन के नाम से जिनको जाता है, रानी गैडिनल्यू, ये भी अभी चर्चा में थी। इनके नाम पर एक म्यूजियम बनाया गया है। केरला का जो सबसे फेमस विद्रोह हुआ वो मोपला का विद्रोह है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी को निषेध करने का प्रावधान भारत के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, 43, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 21A या 21 क। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 24, यानी अनुच्छेद 24 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है क्या? चाइल्ड लेबर को। अब चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है तो इसके संबंध में जान लेते हैं कि 14 वर्ष से कम, लेस देन 14 ईयर से कम किसी भी बच्चे को कहीं पे काम आप नहीं करा सकते हैं। अब इससे संबंधित और जो
प्रावधान है वो जान लेते हैं। अब आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 42 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन जो बच्चों से संबंधित प्रोविज़न है वो है मैटरनिटी बेनिफिट। अब मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है? तो जो महिलाएं काम करती हैं उनको पोस्ट बर्थ यानी बच्चे जन्म के बाद जो है पेड लीव दिया जाता है। यानी आप नहीं काम कीजिए फिर भी आपको वेतन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैटरनिटी बेनिफिट के तहत ही, जिसका प्रावधान कब है, कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, आप अपने बच्चों को तब ही पढ़ाइएगा जब पहले आपका जो फंडामेंटल नीड है, रोटी यानी पेट में भोजन हो, शरीर पे कपड़ा हो, रहने के लिए घर हो, तब जा कर के आप पढ़ाने और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सरकार ऐसा प्रावधान करना है सरकार को, ताकि लोगों को निर्वाह मजदूरी मिल सके। और 21 क जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 21 क में सरकार को कंपल्सरली 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। फ्री एजुकेशन ये जो है फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया है। पहले ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 2002 में। और उसके तहत आर्टिकल 21 क जोड़ा गया और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।